नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विकास है। स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे दोस्तों। और यह क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपके आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें बहुत ही उपयोगी होंगे। तो बिना किसी देरी के साथ हम लोग आज के वीडियो को देखेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए कवर करेंगे दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी मुझे मोटिवेट करिए अपना प्यार देके। तो चलिए बिना किसी देरी से हम लोग शुरू करेंगे आज का वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दोस्तों घेंगा या ग्वाइटर जिसे बोलते हैं हम लोग, गले में एक गांठ का निकल आना हो जाता है दोस्तों। और अगर सही समय से उसका उपचार ना हो तो इसमें लोगों की मृत्यु भी हो जाती है दोस्तों। तो यह जो है यह आपका आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि जो भी नमक लेते हैं ना वो आयोडीन युक्त लेते हैं, जिससे मनुष्य में घेंगा रोग ना हो पाए। तो आपको ये याद रखना है कि जो घेंगा रोग होता है वह आयोडीन की कमी से हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 है, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। डेंगू बुखार जो है वह उत्पन्न होता है, इसका ऑप्शन आपको दिया है, फंगस है, मादा एडिज के द्वारा होता है, बैक्टीरिया है, मादा क्यूलेक्स मच्छर से होता है, वायरस है, मादा एडिज के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो डेंगू बुखार है आपको मैं बता दूं, एक वायरस है, विषाणु जनित रोग है दोस्तों। जैसे कोरोना है ना वायरस जनित, तो यह भी विषाणु जनित रोग है दोस्तों। और यह मादा एडिज मच्छर के काटने से होता है दोस्तों। और इसकी खासियत होती है कि यह जो मच्छर है वह दिन में काटता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, एडीज मच्छर। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। कभी कभी मेरे कुछ मित्र हैं वो एनाफिलीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो मादा एनाफिलीज काटती है तो उससे मलेरिया रोग होता है दोस्तों, ठीक है। और आपको क्यूलेक्स की बताएं तो ये क्यूलेक्स जो मच्छर होता है इसे काटने से हाथी पाँव, फील पाँव, या जिसे हम लोग फाइलेरिया बोलते हैं वह होता है। और फीवर तो कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, चिकनगुनिया हुआ आपका, है ना, फैल्सीफेरम हुआ। तो जो डेंगू बुखार की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें मनुष्य के शरीर की प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती हैं दोस्तों। और समय से अगर उपचार ना हो तो यह जानलेवा या हानिकारक भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि डेंगू बुखार मादा एडीज के काटने से होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने दिए दोस्तों, हुक का नियम, न्यूटन का नियम, आइंस्टीन का नियम और फैराडे का नियम। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आपका फैराडे का नियम, ठीक है। फैराडे ने जो विद्युत चुम्बकीय ट्रांसफार्मर प्रणाली का सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसे हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत भी बोलते हैं, या अगर आप लोग इंग्लिश में कहो तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडक्शन, ठीक है। और इसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी परपथ में, बंद क्लोज परपथ में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, विद्युत वाहक बल, वह उसकी जो चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमें इतना नहीं कवर करना है, बस हमें ये जानना है कि जो लॉ ऑफ इंडक्शन है या चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत वह फैराडे ने दिया था। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि और भी ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, जैसे हुक ने दिया है। तो हुक ने कौन सा नियम दिया ये भी जानना है आप लोगों को। तो दोस्तों हुक ने बताया था, ये प्रत्यास्थता संबंधी नियम दिया था हुक ने। और अगर आप लोगों को अच्छे से थोड़ा डीप में जानकारी दूं, जो हुक ने बताया था कि कोई जो प्रतिबल स्प्रिंग पे लगता है ना, उसका खींचना या दबाना, वह जो उसका जो परिवर्तन होता है, स्प्रिंग में जो भी स्ट्रेस आता है, तनाव आता है, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। उसको दिया था उन्होंने, F बराबर -kx बताया था, ठीक है। और अब मैं न्यूटन की अगर बात करूं, ऑप्शन 2 जो आपको दूसरा नंबर का ऑप्शन है, तो न्यूटन ने हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, गति के नियम दिए हैं दोस्तों। तीसरा आइंस्टीन की बात करें, इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, जो आजकल के लोग अभी तक इसका कहते हैं ना कि सापेक्षता जो सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, इसकी बराबरी भी अभी तक कोई नहीं कर पाया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको याद रखना है कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे ने दिया है। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है मुझसे इंग्लिश में लिख गए हैं दोस्तों, मैं आपको इनका हिंदी में समझा दूंगा। पहला ऑप्शन है डिपोजिशन, जिसे हम लोग निक्षेप कहते हैं। दूसरा लिखा है सब्लिमेशन, जिसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। फिर कंडेंसेशन है, जो जिसे हम लोग जमना कहते हैं। तो अब आप, और चौथा इसमें कोई नहीं है। तो आपको समझना है कि वह प्रक्रिया जिसमें सीधे ही ठोस बन जाती है गैस आपकी, है ना, तो इसे कहते हैं निक्षेप होना। क्या कहते हैं? डिपोजिशन। अर्थात आपकी जैसे कोई भी गैस है
वो सीधे सीधे ठोस बन जाए, सीधा जैसे कोई गैस निकले और वह पानी ना बन के सीधा सीधा बर्फ़ का टुकड़ा बन जाए, इसे निक्षेपण बोलते हैं दोस्तों। और ऊर्ध्वपातन आपको पता होगा कि जब कोई गैस होती है, इसका ऑप्शन नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें सब्लिमेशन की, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस बन जाता है। अर्थात डिपोजिशन और सब्लिमेशन एक दोनों के अनुक्रमानुपाती हैं। जैसे मैं बात करूं कपूर की बात करूं, कपूर को हम लोग जलाते हैं, क्या होता है दोस्तों, सीधे गैस बन जाते हैं। मैथेलिनीज बॉल्स हैं, जो फिनाइल्स की गोलियां होती हैं ना, हम लोग यूज करते हैं कभी कभी कपड़ों में बदबू या गंदगी ना आए, वहाँ भी वो धीरे धीरे गैस बन जाते हैं। तो ये होता है सब्लिमेशन। और कंडेंसेशन आपको पता ही है किसी चीज़ का जमना। तो डिपोजिशन या निक्षेप की वह क्रिया होती है जिसमें कोई भी गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के पहले व दूसरे समूह को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी आपको पता है कि हमारे जितने भी तत्व हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से एक टेबल या एक चार्ट बनाया गया है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। और इसके जनक क्या आप कह सकते हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी उसके जनक कौन है, मेंडलीफ हैं। और इनमें 4 वर्ग हैं, SP-DF, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अभी मैंने इसका फिगर नहीं लगा पाया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जैसे 2 ये यहाँ पे खड़े हुए होते हैं, इसके बाद कुछ चार्ट में ऐसे होते हैं, उसके बाद यहाँ पे होते हैं, फिर नीचे ऐसे, ये ब्लॉक होते हैं 4। तो जो पहले और दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये होता है आपका एस ब्लॉक, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले और दूसरे समूह को क्या कहते हैं, इसे हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। फिर बीच वाले को डी कहते हैं, इधर तीसरे वाले को पी, और फिर नीचे जो होता है वह एफ ब्लॉक होता है। तो आवर्त सारणी के पहले और दूसरे समूह को हम लोग एस ब्लॉक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए तो जो झूला होता है या जो दोलन होता है उसकी समय अवधि हो जाएगी। दोस्तों पहले तो हम लोग समझेंगे लोलक क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो कि जब एक धागे से किसी गोल या ठोस चीज़ को बांधकर उसके दाएं बाएं हम लोग गति करते हैं बांध के, इसे बोलते हैं हम लोग सरल लोलक, ठीक है। और जो सरल लोलक होता है, अगर इसमें ये कहा उन्होंने जो लोलक की लंबाई बढ़ा दें, 4 गुना कर दें, है ना, तो इसके अवधि या समय क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वह समय हो जाएगा 2 गुना, ठीक है, दुगना हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा उसे समझिए दोस्तों। जो ये समय का होता है, T बराबर एक फॉर्मूला होता है इसका 2π√L/G, ठीक है। तो जब ये आप जो L देख रहे हो ये लंबाई है दोस्तों, अगर लंबाई को आप 4 गुना कर दोगे, है ना, तो इसका जो रूट निकल के बाहर आएगा 2 हो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो जाएगा ना, पूरे का जो भी निकलेगा, जैसे 2 गुना होके बन जाएगा सब, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि अंदर 4 है और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और जो 2 बाहर आके गुणा हो जाएगा। तो इसलिए यदि उसकी लंबाई हम लोग 4 गुना करेंगे तो समय अपने आप 2 गुना हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली कौन सी तरंगें होती हैं? तो दोस्तों पहले तो हम लोग रडार समझेंगे। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। चलिए मैं लिख के दिखाई दे रहा हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रडार किस काम में आता है दोस्तों? तो जो रडार है वो जहाज के लोकेशन को पता लगाने के काम में आता है दोस्तों, ठीक है। कहते हैं ना हमारे यहाँ का रडार सिस्टम बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ कोई जहाज नहीं अंदर आ सकता है। और इनमें प्रयोग होने वाली जो भी किरणें होती हैं वह होती हैं आपकी सूक्ष्म तरंगें, ठीक है। तो सूक्ष्म तरंगें यानी माइक्रोवेव्स हम लोग कहते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है, रडार में माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोबाल्ट 60 कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है? दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कोबाल्ट 60 क्या है। कोबाल्ट 60 आप कह सकते हो कार्बन का एक आइसोटोप होता है, समस्थानिक होता है दोस्तों। और कोबाल्ट 60 में क्या होता है दोस्तों, यह कैंसर के उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो रेडियोथेरेपी होती है उसकी सिकाई होती है, वहाँ पे हम लोग कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 27 होता है दोस्तों। और इसमें निकलने वाली किरणें गामा किरणें होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं? गामा किरणें। देखिए गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, ये आप लोग पता रखा है। और गामा को हम लोग गणित में इस प्रकार के एक साइन होता है, इससे करते हैं, ठीक है। अल्फा को ऐसे डिनोट करते हैं, बीटा को ऐसे करते हैं, और गामा को थोड़ा बाई सा बना देते हैं। तो कोबाल्ट 60 में गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे पॉजिट्रॉन क्या होता है। दोस्तों पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी सिस्टम सा होता है, एक प्रकार आप कह सकते हो। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है ऋण आवेशित होता है इलेक्ट्रॉन, आपको पता है।
तो पॉजिट्रॉन कैसा होता है, धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करें अगर हम लोग, क्या होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो पॉजिट्रॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस हट के 1.6 हो जाता है, बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। 1.6 एक प्रकार आप प्रोटॉन भी कह सकते हो, लेकिन पूरा प्रोटॉन नहीं कहते पॉजिट्रॉन को। और इसकी जो खोज की थी वह की थी एंडरसन ने, ठीक है। अब आप लोगों को याद रखना है, और इलेक्ट्रॉन किसने की थी, थॉमसन ने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दाब का मतलब प्रेशर, नापने की इकाई पास्कल दोस्तों। और जो दाब होता है इसे बढ़ाने पर जो जल है इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जमने की डिग्री ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि दाब बढ़ाने पे क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। निम्नलिखित में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए, पारा, पानी, अल्कोहल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तीनों चीज़ें लिक्विड हैं, और लिक्विड के हिसाब से सर्वोत्तम चालक इसका पारा हो जाएगा, ठीक है। पारा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है दोस्तों। अब इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे दोस्तों। पारा विश्व में, क्या हम लोग कहते हैं, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली वह धातु होती है दोस्तों जो तरल अवस्था में मिलती है, लिक्विड बेस पे, ठीक है। केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान में हम लोग इसे Hg से डिनोट करते हैं, और इसे मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी, ठीक है, मरकरी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। आपको याद रखना है ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है, ठीक है, पानी और अल्कोहल से भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया, दोस्तों। जब बहुत सारे तत्व हो गए तो उनको एक क्रमबद्ध एक समूह में रखने की जिम्मेदारी आ गई, और सबसे पहले सन 1817 ईस्वी में डोवेरेनर, कई जगह आपको डोवेरेनर लिखा होगा, इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। इनके बाद 1864 में न्यूलैंड ने किया, और उसके बाद 1869 में D.I. मेंडलीफ ने विधिवत एक आवर्त सारणी का निर्माण किया। तो अगर तत्वों का वर्गीकरण आ जाता है तो आपको याद रखना है सबसे पहले डोवेरेनर ने 1817 ईस्वी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त सारणी, मैंने अभी बताया, तो किसने किया था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मेंडलीफ ने। किसने किया था, मेंडलीफ, D.I. मेंडलीफ ने सन 1869 ईस्वी में तत्वों का एक व्यवस्थित आवर्त सारणी का निर्माण किया। इसके बाद लोथर भी आए और कई वैज्ञानिक आए, लेकिन इसका श्रेय मेंडलीफ को जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सिनेवार किसका खनिज है, तो सिनेवार दोस्तों पारा का खनिज है। जो मैंने पारा के बारे में तो बता ही दिया, तो कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना रखना ही है, पारा या Hg या मरकरी जो भी कहना है आपको, उसका खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। हवा के वास्तविक जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, तो दोस्तों हवा में जो वास्तविक जल वाष्प की मात्रा होती है इसे हम लोग कहते हैं आर्द्रता या परम आर्द्रता, जो नमी होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रकाशीय तंतु, इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं दोस्तों, जो वर्तमान में और अभी क्या फ्यूचर में भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, जो भी कार्य होता है प्रकाशीय तंतु पे ही होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर पे, प्लास्टिक या सिलिका के बने होते हैं दोस्तों। और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। कैसे पे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इनसे, ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन भी इसमें है, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई एक प्रकाश की सतह, प्रकाश की किरण किसी सतह पड़ती है और उसी सतह पर पूरी तरह परावर्तित हो जाती है ना, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और यही कारण होता है कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि किसी वस्तु का दिखना प्रकाश का कौन सी क्रिया होती है, तो वह प्रकाश का परावर्तन होता है, क्योंकि जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो वह पूर्ण रूप से उसे परावर्तित करता है और चीज़ हमें दिख पाती है। यही कारण है कि हम लोगों को रात में कोई चीज़ नहीं दिखती है, ठीक है। और प्रकाश के परावर्तन का एक उदाहरण और देख लीजिए आप लोग, कि जैसे शीशे में हम लोग क्यों देख पाते हैं, कि वहाँ पर पूरा परावर्तन होता है और हम लोग अपने आप को शीशे में, मिरर में देख। प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब कोई, जैसे प्रकाश का अपवर्तन में एक एग्जाम्पल तो समझा दूंगा आपको, कि सपोज करिए एक बीकर है, ये इसमें हम लोग कोई छड़ी डालते हैं तो ये थोड़ा तिरछी सी दिखती है, जबकि इसे दिखना चाहिए था ऐसा सीधा। तो जो नीचे की ओर जो झुक जाता है, अर्थात एक सतह से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हमें लोगों को जो झुकाव दिखता है, वह होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रकाशीय तंतु है वह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है दोस्तों।
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से देखने के लिए जो दूरी होती है वह होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई भी डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो तो वो 25 सेंटीमीटर पर चीज़ को दूर पे रख के देख लेता है। यदि उससे आपको दूर पे नहीं दिख रहा है तो आपको निकटवर्ती दोष हो जाता है, और पास पे नहीं दिख रहा तो दूरदर्शी दोष हो जाता है। और जो स्पष्ट दृष्टि होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल याद रखना है, मैंने इस पर एक वीडियो ट्यूटोरियल पढ़ाया है दोस्तों प्रकाश पे। आप लोग चाहिए तो उस लेंस वाले जो मेरा चैप्टर है उसमें देख सकते हो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दोस्तों हाइगेन्स लिखा है यहाँ पे, ये हाइगेन्स ना होगा, हाइगेन्स है। ठीक है, हाइगेन्स। ठीक है, हाइगेन्स ने प्रतिपादित किया था क्या? लॉ ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? देखिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है। आप समझिए कि बिल्कुल फैन बंद करके पढ़ाना पड़ता है, तो पूरा पसीने से भीग जाते हैं हम। और चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है दोस्तों। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, अब मैं समझाता हूँ नाभिकीय संलयन या जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है क्या होता है दोस्तों। कि जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना लेते हैं, संयुग्मित हो जाते हैं, संलयनित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। और दोस्तों इस क्रिया में द्रव्यमान की बहुत क्षति होती है, जिसके कारण बहुत सारी ऊर्जा आपकी निकलती है, इसे कहते हैं नाभिकीय संलयन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सूर्य, जहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु संलयनित होगा क्या बना लेते हैं? हीलियम परमाणु बनाते हैं 2He4। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ पर भी बहुत सारी ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, और जितनी ऊर्जा निकलती है नाभिकीय विखंडन से ज़्यादा उसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परमाणु बम किस पर कार्य करता है? तो दोस्तों हाइड्रोजन बम करता है नाभिकीय संलयन पे, और जो आपका एटॉमिक बम होता है, परमाणु बम, ये होता है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है, अब नाभिकीय विखंडन क्या होता है मैं समझा दूं दोस्तों। कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व पे हम लोग न्यूट्रॉनों की विचार करते हैं तो वहाँ से बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, और नाभिक भी टूटकर 3 नाभिक में बदल जाता है। इसे बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, अर्थात किसी भी नाभिक का टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिकों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इस क्रिया को परमाणु बम में हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, और इसका अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ तो 92 यूरेनियम 235 होता है यूरेनियम, और इस पर जब न्यूट्रॉन की हम लोग बौछार कराते हैं दोस्तों तो इस क्रिया में क्या मिलता है? 3 तो न्यूट्रॉन मिलते हैं, और क्रिप्टॉन मिल जाता है 36 Kr92, संग में बेरियम भी मिलता है 56 बेरियम 141। ठीक है, तो 2 तो पदार्थ बन गए, बहुत सारी ऊर्जा भी मिलती है, जिसमें साथ में पीछे एनर्जी भी लिख लीजिए ऊर्जा, और 3 न्यूट्रॉन मिल जाते हैं। ये 3 फिर आगे जाके 3 में टूटते हैं, तो इस प्रकार ये क्रिया बहुत खतरनाक होती जाती है, इसलिए परमाणु बम बहुत खतरनाक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में किस क्रिया पर कार्य करता है? तो जो परमाणु रिएक्टर है, परमाणु भट्टी होती है दोस्तों, जो जलयान है ना, पनडुब्बी या लाइट बनाने आदि में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसमें अभी नाभिकीय विखंडन की क्रिया को यूज करते हैं। वहाँ पे यूरेनियम की छड़ें लगाते हैं हम लोग। ठीक है, बाद में, और उसमें जो मॉडरेटर है मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट की छड़ों का, भारी जल का। तो परमाणु रिएक्टर में भी नाभिकीय विखंडन की क्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो दोस्तों सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश तो छोटे छोटे बंडलों में आता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रतिध्वनि या इको क्या क्या कारण है? देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि समझते हैं, इको क्या होता है दोस्तों? कि जब किसी स्रोत से कोई साउंड उत्पन्न होकर आगे चलता है, ध्वनि उत्पन्न होकर, तो वह आगे जाके जब किसी वस्तु से टकरा के लौटती है और उसी स्रोत तक आती, तो वहाँ उत्पन्न होती है प्रतिध्वनि। इसका उदाहरण होता है दोस्तों कि जब हम लोग कुएं में झांक कर आवाज़ देते हैं तो हमें अपनी आवाज़ लौटकर सुनाई देती है दोस्तों। ठीक है, अब इसमें भी नियम होता है कि श्रोता और परावर्तक के बीच में कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। 17 मीटर से अगर कम होगी तो साउंड नहीं सुनाई देगा हमें। ठीक है, तो इसे अलग से भी पूछ लेते हैं कि इको प्रतिध्वनि के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर। अब यह किस पर, इसका कारण क्या है? तो सीधा सीधा इसका कारण होता है परावर्तन होना, ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन होकर हमें सुनाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान में मनुष्य के शरीर का तापमान कितना है? तो दोस्तों हमें पता है परम ताप पैमाना 273 केल्विन होता है दोस्तों। और मनुष्य के शरीर की अगर बात करें तो देखिए इसे ऐसे फंडा समझिए, मनुष्य का शरीर का जो तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 और जोड़ दीजिए आप,
कितना हो गया 310 केल्विन। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। अगर सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो वहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा यंत्र प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? जनरेटर की बात करें दोस्तों तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रकाशीय ऊर्जा है ही नहीं। इसमें तो क्या है, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, ट्रांसफार्मर भी नहीं। तो इसका तीसरा नंबर का ऑप्शन सही होगा, सौर सेल। सोलर प्लेट होता है दोस्तों, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है उसको ये किसमें कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसके साथ ही आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद लगा हो तो जरूर मुझे सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।